हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हमारा चल रहा है और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो वैसे तो जैसे मैंने बोला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, इंक्रीजिंग जो इंक्रीज करेगा, जो बढ़ेगा। ठीक है, कब बढ़ेगा थोड़ा सा समझ लो, समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखो सेकंड डायग्राम देखो पहले, इसमें क्या हो रहा है, मेरा ग्राफ लेफ़्ट टू राइट जब जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मेरा ग्राफ लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। और दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट की तरफ जाने का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू राइट की तरफ जा रही है या फिर जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। और वी कैन से मेरे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये सुनो, y की वैल्यू यहाँ थी, अब ऊपर जाएगा तो ये y की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। इट मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी और वी कैन से y की वैल्यू बढ़ेगी, fx की वैल्यू बढ़ेगी और मेरा ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान रखना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट देखे तो नीचे आ रहा है, नहीं, मुझे लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़े वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़नी चाहिए। मीन्स मेरा ग्राफ लेफ्ट टू राइट अपवार्ड होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तब मैं उसको बोलता हूँ, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में, दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया ग्राफिकली? आई थिंक आसान है। अब देखो ये वाला डायग्राम, अब इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मेरा ग्राफ क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। लेफ्ट टू राइट मेरा ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। यानी जैसे जैसे मेरे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ थी तो मान लो ये x1 है, ये x2 है, इस x1 के लिए y1 ये रहा, x2 के लिए y2 ये रहा, तो मेरी y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और वी कैन से जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है मेरा ग्राफ क्या है, डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट मेरा ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन। आई थिंक आसान है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब इस वाले को क्या बोलोगे फिर, ऊपर की तरफ जा रहा है मैंने इसको इंक्रीजिंग बोला, नीचे की तरफ आ रहा है मैंने इसको डिक्रीजिंग बोला, इसको क्या बोलोगे, ये यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ, ऊपर की तरफ गया तो इतना पोर्शन तो इंक्रीजिंग है भाई, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने सीख लिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी ये इंक्रीजिंग है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये तो कांस्टेंट रह गया। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन की बात करूँ तो अल्टीमेटली देखो मेरा क्या हुआ है, कुछ न कुछ तो बढ़ा ही है ना, इस पोर्शन में नहीं बढ़ा, इसके अलावा तो बढ़ा है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलते हैं। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, इस टाइप का फंक्शन जो कंटिन्यूसली मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, मेरा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कि यहाँ से स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला गया। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आके स्टेशनरी हो गया, रुक गया एक। ठीक है, और फिर से ये क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को जो हमने पहले पढ़ा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ही है। इंक्रीजिंग फंक्शन इसको भी बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन हम इसको भी बोलेंगे। ठीक है, बट इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ जब भी दिखे आपको, जहाँ पे कहीं पे भी ऐसे स्लोप जीरो नहीं हो रहा हो, मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल नहीं हो रही हो ग्राफ में, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये मेरा क्या रहेगा, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? हम आंसर देंगे यस, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड मैंने पूछा क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? यस, मेरा आंसर होगा यस, दिस इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर मैंने बोला क्या फर्स्ट वाला जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है?
नहीं, फर्स्ट वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये वाला पोर्शन जो है इस ग्राफ का वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। सेकंड वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही, सिंपल है। सेम एज इट इज मेरा डिक्रीजिंग में भी है। देखो ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे लाइन पैरेलल नहीं आ रही, तो इसको मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये वाला ग्राफ देखो आप, ये नीचे आया, ये कांस्टेंट रह गया, फिर नीचे आया, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या नीचे वाला डिक्रीजिंग है? बिल्कुल है। क्या नीचे वाला स्ट्रिक्ट भी है? हाँ बिल्कुल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। नीचे वाला भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नॉट इंक्रीजिंग, सॉरी। तो स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? नहीं, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। आई बात समझ में? सिंपल है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली हम चीज़ों को समझ रहे हैं पहले। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो फिर मैंने देखा कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से यहाँ तक जब मैं गया तो ये तो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन इस पॉइंट के बाद जैसे ही मैं नीचे आया, मेरा ये क्या हो गया, ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ग्राफ इंक्रीज किया, यहाँ से फिर नीचे आके इसने क्या किया, डिक्रीज किया, और फिर से इस ग्राफ ने क्या किया, इस पॉइंट के बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर ऐसा फंक्शन मुझे मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, मेरा जो ग्राफ है कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ना तो ये इंक्रीजिंग है, ना ही ये मेरा डिक्रीजिंग है, ठीक है। एक चीज़ और रहेगी, मान लो मैं एक ग्राफ ऐसे बनाता हूँ, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये किस टाइप का फंक्शन है? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कौन से टाइप का फंक्शन, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन मैंने पूछा क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो फिर बोलूँगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकली कुछ चीज़ों को समझा कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन को मैं डिफाइन कैसे करूँगा, डिक्रीजिंग फंक्शन को मैं डिफाइन कैसे करूँगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करते पहले, ठीक है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि क्या होता है, कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, मेरी y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मैंने एक कोई पॉइंट लिया, दैट इज़ योर x1। इस x1 के लिए यहाँ पे कोई fx1 यानी इसके फंक्शन की वैल्यू मिलेगी आपको fx1, तो दिस पॉइंट इज x1 fx1 हो जाएगा मेरा, ऐसे कुछ होगा। एक सेकेंड पॉइंट मैंने लिया, लेट बी इट इज x2, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी मुझे एक वैल्यू मिलेगी y की और फंक्शन की, दैट इज योर fx2 बोल दो या फिर y2 बोल दो, इसको एक ही बात है, ठीक है। तो अगर अब देखो ये जो फंक्शन होंगे क्या हो सकता है, किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं। जैसे हमने इस वाले फंक्शन की बात की थी ना, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल में देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मेरे से कोई पूछे ये क्या है, तो बोलूँगा ये इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट से लेकर के और ये अगर मुझे यहाँ तक पूछेगा तो मैं बोलूँगा ये डिक्रीजिंग है, और फिर से से यहाँ तक ये बोलेगा तो मैं बोलूँगा इसको इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हर रियल वैल्यू के लिए चेक करूं, कुछ इंटरवल के लिए भी मेरे से पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ये, तो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बट फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल दिस इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये याद रखना है बस, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक इंटरवल लिया मैंने आई करके, ठीक है, और x1 और x2 इसको बिलोंग करते हैं। x1 और x2 किस में है, आई के अंदर है, ठीक है। एनी x1 x2 मैंने लिया, और यहाँ पे मुझे सिंपली दिख रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन अगर x1 है, ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, देन अगर मुझे ऐसा मिलता है, देखो x2 बड़ा है तो fx2 भी बड़ा होगा, क्योंकि y में ऊपर वैल्यू बड़ी रहती है। तो इंप्लाइज दैट अगर मुझे मिलता है कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1 अगर मुझे मिलता है, तो देन दिस काइंड ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, वेयर वी कैन से दैट x1, x2 बिलोंग्स टू i। x1, x2 किसको बिलोंग करते हैं? i, मीन्स इंटरवल जो मैंने लिया है जिसके अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एंड दिस i जो इंटरवल मैंने लिया है दिस मस्ट बी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये क्या होना चाहिए? मेरे फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डोमेन से बाहर तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। जब डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल है। अब सेम एज इट इज अगर मैं इसमें बात करता हूँ, जो मेरा इंक्रीजिंग था जिसको मैं सिंपली इंक्रीजिंग, ये भी मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट इसमें अंदर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी इसको बोल सकता हूँ। ये भी मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, बट इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है, ये वाला। यानी अब अगर मान लो मैंने x1 यहाँ लिया और x2 मान लो यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी लूँ मैं, तो मुझे दिखता है कि fx1 और यहाँ मेरा fx2 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा x2 इज ग्रेटर देन x1 देन वी कैन सिंपली से fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होगा। ये तो वही था जो पहले वाला था, लेकिन मैंने बोला कि इस पूरे इंटरवल जहाँ से जहाँ फंक्शन डिफाइन है इसके डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये x1 x2 मैं यहाँ क्यों लूँ? मेरी मर्जी है ना, मैं जहाँ लेना चाहूँ वहाँ ले सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ की बजाय, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ की बजाय अगर मैं एक काम करता, ये x1 जो है मेरा यहाँ लेता मैं, तो उस कंडीशन में जो fx1 आता और जो मेरा fx2 आया है दोनों ही क्या होंगे? ये तो इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही सेम हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इस कंडीशन में यहाँ इक्वालिटी भी होल्ड करेगी, तो बस इसी इक्वालिटी को यहाँ पे यूज कर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? If x2 is greater than x1 where x1 and x2 belongs to an interval I and I must belongs to the domain of the function, then x2 is greater than x1, then implies that fx2 is greater than equal to fx1, then this function is called increasing function। ये मेरा क्या होगा? increasing function की कंडीशन है। जब इक्वल टू होगा साथ में तो मैं बोलूँगा उसको इंक्रीजिंग फंक्शन है, इक्वल टू नहीं होगा तब हम बोलेंगे उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए तो दिस डेफिनेशन विल डेफिनेटली वर्क, ठीक है, ये 100% श्योर है, ठीक है। हम कुछ मेथड करेंगे जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करने वाले हैं, ठीक है, उनमें कुछ कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को, बट ये जो डेफिनेशन है वो हमेशा वर्क करेगी, ठीक है। दिस इज फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दे बोथ आर द इंक्रीजिंग फंक्शन बट दिस इज स्पेशली एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है? सिंपली कोई भी 2 पॉइंट लेके देखो, ये मैंने x1 लिया, लेट दिस इज योर x2, x1 को इधर लेके गया, दिस बिकम योर fx1। अभी मेरे इससे क्या मिला? मुझे fx2 मिला। तो अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या दिख रहा है मुझे? x2 तो x1 से बड़ा है, सेम x2 इज ग्रेटर देन x1 है, x2 जो है वो x1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि fx2 के साथ क्या हुआ? fx2 तो fx1 से क्या हो गया? स्मॉलर देन हो गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मेरा इनइक्वालिटीज़ का साइन क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल, उल्टा हो जा रहा है, फ्लिप कर जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई मेरी y की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो इसी फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। किसके लिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है ये मेरी, ठीक है। दिस इज कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में? ठीक है। सेम एज इट इज अब यही वही कंडीशन जो मेरी इंक्रीजिंग में थी। तो इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन वी कैन से fx2 इज लेस देन fx1, देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अब x1 और x2 के लिए मेरी fx1 और fx2 की वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो यहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी होल्ड कर दो, तो दिस कंडीशन इज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये किसके लिए हो जाएगी? डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन हो जाएगी। सिंपल है, समझ में आया? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी तक हम थ्योरेटिकल बातें ही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, फिर हमने उनको डिफाइन किया कि क्या होगा एक्चुअली में, ठीक है। अब ये बार बार नहीं बोलूँगा कि x1 and x2 बिलोंग्स टू एन इंटरवल i, ठीक है। देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल i
ठीक है। इफ इट इज इंक्रीजिंग देन द कंडीशन आस दिस, इफ दिस इज डिक्रीजिंग देन कंडीशन इज दिस एंड दिस। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिस एंड फॉर ओनली डिक्रीजिंग वी आर यूजिंग इक्वल टू साइन ऑल्सो। सिंपल है, समझ में आया? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की, ठीक है। हम तो बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यहाँ तो डेरिवेटिव कहीं आया नहीं अभी तक, ठीक है। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, ठीक है, और उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। अब डेरिवेटिव का क्या यूज़ होगा इसमें, तो हम सबको पता है कि dy बाय dx क्या होता है, ठीक है। तो इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y का क्या चेंज आता है, क्या रेट ऑफ चेंज होता है y भी, ठीक है। यानी जैसे जैसे x चेंज होगा y में क्या चेंज आएगा, दैट इज़ योर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये था मेरा dy बाय dx का मीनिंग, ठीक है। अब एक चीज़ और भी हमें पता है कि dy बाय dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मेरा क्या होता है, स्लोप भी होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है किसी भी कर्व का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कैसे, मान लो मैंने कोई भी एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा जितना स्लोप होगा, इट मीन्स दिस एंगल इज थीटा, देन दैट इज टेंजेंट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाय dx होता है। हम सबको पता है, ठीक है। नहीं पता तो देख लो, मान लो कोई भी दो पॉइंट, मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इसको ज्वाइन करो, दैट दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। मान लो मेरे पास दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, तो इस x1 के लिए मेरे पास एक वैल्यू होगी यहाँ पे y1, सेम एज x2 के लिए, चाहे इसको fx1 बोल दो या y1 बोल दो, एक ही बात है, y2। अब अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इसके पैरेलल ये ड्रॉ करता हूँ, दिस एंगल इज थीटा। अब ये क्या होगा, दिस इज योर, ऊपर पूरा y2 है और नीचे y1 है, तो दिस बिकम योर y2 माइनस y1, और वी कैन से चेंज इन y, यस और नो। सेम एज इट इज, दिस इज टोटल इज योर x2, ठीक है, और ये वाला पोर्शन कितना है, सिर्फ x1 है, तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, दैट इज x2 माइनस x1, यानी ये है उतना ही, तो ये है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ, तो ये है मेरे पास चेंज इन y एंड दिस इज योर चेंज इन x, दिस एंगल इज थीटा, सो वी कैन से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाय dx, एंड दैट इज टेंजेंट थीटा क्या होता है, दैट इज स्लोप। तो स्लोप ऑफ, इफ वी कैन से दिस लाइन इज AB, तो स्लोप ऑफ AB, ठीक है, स्लोप ऑफ AB। इतनी बात आ गई समझ में। अब मैंने स्लोप ऑफ AB क्यों बताया, अब चलते हैं वापस से डायग्राम जो हमने पहले देखे थे। ये था हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं ध्यान से देखूं, किसी भी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका अगर मैं स्लोप देखता हूं तो दिस इज थीटा, ठीक है। इस थीटा के बारे में आप क्या बोलोगे, कहीं पे भी मान लो मैंने एक और टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, सॉरी, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो इसमें, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कर लो, तो स्लोप, अब एक चीज ध्यान रखना, ये एंगल क्या होता है, एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में एंगल तो हम ये भी बना सकते हैं, नहीं, एंगल जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो इन सभी के लिए अब ये कुछ भी एंगल बनाएगा मेरा, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स के लिए, चाहे किसी भी पॉइंट्स पे आप स्लोप एंगल बना रहे हो, मीन्स टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, उसका जो एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इस थीटा के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा मेरा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ये सुनो। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो हमेशा मेरा स्लोप क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा थीटा मेरा। अगर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, और वी कैन से टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या, एक्यूट मीन्स थीटा लाई बिटवीन 0 एंड π/2, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से 90 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा क्या होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मुझे मिला टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0, और अभी अभी हमने सीखा टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, dy बाय dx, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, को ऐसे बोल दो या फिर इसको f' करके बोल दो, एक ही बात है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ए फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है।
ये एप्लीकेशन आती है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव जो होगा किसी भी पॉइंट पे उस इंटरवल के अंदर हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। सेम एज इट इज़, अब ये भी तो मेरा इंक्रीजिंग था, तो यहाँ पे स्लोप, अब बोलोगे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ नहीं, भाई ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसी का स्लोप देखूँ मैं डायरेक्टली, दिस इज ऑल्सो थीटा। इंक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या हुआ फिर से मेरा स्लोप क्या होगा, थीटा जो एंगल है दैट इज एन एक्यूट एंगल, मीन स्लोप इज पॉजिटिव, अगेन dy by dx इज पॉजिटिव, बट इन दिस केस दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इट मीन्स हेयर योर एंगल इज 0 डिग्री, सो टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, 0। बाकी पोर्शंस के लिए यही कंडीशन रहेगी। इट मीन्स फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन योर dy by dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिंपल है, समझ में आया। अब देख लो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा भाई, अब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो यहाँ पे कोई भी, अब ये एंगल ये ऐसे मेजर करोगे या पॉजिटिव, हमने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, मीन्स ये एंगल मैं ऐसे ही मेजर करूँगा। अब ये एंगल क्या होगा भाई, इट्स सिंपली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, दिस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90, इट मीन्स दिस थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ थीटा मेरा क्या होगा, हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्ट्यूस मीन्स 90 प्लस थीटा, इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0, और टेंजेंट थीटा क्या है मेरा, dy by dx मस्ट बी लेस देन 0। तो दिस इज द कंडीशन फॉर एन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या होगा मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगा भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगा। अब वहाँ पे यहाँ पे क्या लगा जाएगा, दैट्स इट, सिंपल, बस इक्वल टू का साइन ऐड कर दोगे आप कि dy by dx इज लेस देन इक्वल टू 0, देन दिस बिकम योर डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना भाई, क्या कि अभी जो हमने बात की dy by dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से dy by dx इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, वो कंडीशन देखो, यहाँ पे मुझे कुछ पर्टिकुलर पोर्शन और वी कैन से पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 0 हो रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 0 हो रहा है तो उसको मैं डिक्रीजिंग में कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। कैसे, आपको पता होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, और इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा फंक्शन को ध्यान से तो आपको पता होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो होता है, यहाँ पे मेरा जो टेंजेंट होता है दैट इज dy by dx इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है एट दिस ओरिजिन, एट 0 0। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो ग्राफ से आपको पता लगेगा दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखोगे तो आपको पता लगेगा दिस इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट की तरफ जाते हुए ग्राफ मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डजंट मैटर, बस मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, चाहे नेगेटिव से जा रहा हो चाहे पॉजिटिव, डजंट मैटर। तो ये हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पर्टिकुलर पॉइंट, तो इससे नेक्स्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है, और इसके पहले वाले पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा भी है। तो इसका मतलब ये x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड fx2 इज ग्रेटर देन fx1 वाली सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज योर क्या है मेरा ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, dy by dx इक्वल टू 0 होने के अलावा भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे और जो मैंने डेफिनेशन बताई उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ अगर मेरा dy by dx, अगर मेरा dy by dx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो रहा है, देन वो फंक्शन मेरा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। तो कब वो सिर्फ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हुआ, तब
जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मुझे क्या मिलेगा, तब किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वो फंक्शन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तभी मैं उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बोलूँगा, अदरवाइज वो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की, ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई, ठीक है, कि dy/dx इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है फिर भी मेरा फंक्शन क्या हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, कब, जब ये जो 0 मिल रहा है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिल रहा है मुझे, जब मुझे ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे अगर मिलेगा देन वी कैन से दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मुझे अगर ये क्या मिल रहा है पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, किसी इंटरवल में मुझे अगर ये मिलेगा देन वी कैन से दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, वट एवर इट इज। ठीक है, चाहे वो डिक्रीजिंग की बात करो चाहे वो इंक्रीजिंग की बात करो। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि ऐसा क्यों। ठीक है, ये फंक्शन मेरा क्या होगा, जो मेरी डेफिनेशन थी वो सेटिस्फाई करता है, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव भी 0 है, इट नॉट मीन्स इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज स्टिल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपली मतलब ये वाले जो हैं वो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के मोस्टली क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसा ही आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे चीज़ों को, तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम 1 की, जो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या बोलती है कि लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। क्या है, एक फंक्शन एफ है जो कि कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, ये अगर डिफरेंशिएबल है देन वी कैन से दैट f is increasing in closed interval a to b if f dash x is greater than 0 for each x belongs to a to p open interval। यानी इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि मुझे एक फंक्शन है, ठीक है, और वो a to b क्लोज इंटरवल में गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं ओपन इंटरवल a to b में, ओपन इंटरवल a to b के लिए अगर उसके डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मीन्स ग्रेटर देन 0 रहता है, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूँगा। उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। सेम एज इट इज अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 रहता है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल a to b। ठीक है, थर्ड आसान है, इफ f इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a to b देन f डैश x इज इक्वल टू 0। मीन्स ये मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन जिसकी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे मिल रही है तो ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होता है, मेरा 0 होता है। तो ये थर्ड लाइन तो यही बोली है। ठीक है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a to b इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में मैंने क्या किया, फर्स्ट में मैंने सिंपली ये किया कि ये क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। अब अगर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और ये ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा when we can say f dash x is equal to is greater than 0 and strictly decreasing कब होगा, जब f dash x is less than 0 होगा, तब ये क्या होगा, मेरा strictly decreasing हो जाएगा। बट strictly decreasing और increasing कहाँ होते हैं, ओपन इंटरवल्स में होते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ होते हैं, क्लोज इंटरवल में होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, अभी तो हमने बात की थी कि इंक्रीजिंग के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो वो कंडीशंस जैसे मैंने आपको बताया कि वो वॉयलेट हो रही है एक जगह पे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करने के बाद भी मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे पॉइंट्स को अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये चीज़ याद रखोगे, क्या याद रखोगे, कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 अगर मुझे मिलता है तो अगर मेरे से इंक्रीजिंग पूछा गया है तो मैं क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग बता सकता हूँ उसको, और ओपन इंटरवल में उसको क्या बोलूँगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूँगा। ऐसे अगर f डैश x मेरा लेस देन 0 मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो क्लोज इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा और ओपन इंटरवल में वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है कि इनको करना कैसे है। ठीक है,
थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है आपको इंटरवल से रिलेटेड कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, कहाँ पे ओपन लेना है कहाँ पे क्लोज लेना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ये इनिशियल फेज है हमारा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट देखो इसमें एक्सरसाइज 6.2 पहले हम एनसीईआरटी से ही करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम करेंगे बाद में। क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑन आर, मीन्स डोमेन इसका -∞ टू इन्फिनिटी बोल दिया मुझे, सारे रियल नंबर्स हैं मेरे, ठीक है। तो अब कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इसको। देखो मेरे पास दो तरीके थे, मैंने दो तरीक़ों से इसको डिफाइन किया ना, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव से हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। आपको दो चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो अब देखो मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। द फर्स्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अब चाहो तो हम प्रेफर करेंगे डेरिवेटिव वाला मेथड क्योंकि उसी की एप्लीकेशन से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज भी हम इसको कर सकते हैं, कैसे देखो। द फर्स्ट मेथड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स मुझे क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3x + 17 मुझे गिवन है, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि x2 इज ग्रेटर देन x1। अगर मेरा x2 जो है x1 से बड़ा है देन fx2 मस्ट बी ग्रेटर देन fx1 होना चाहिए, यही बोलती है, ठीक है। तो बस इसी डेफिनेशन का यूज करके फर्स्ट को करते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको डेरिवेटिव से करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो आसान रहेगा। तो लेट मैंने मान लिया कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R एंड x2 इज ग्रेटर देन x1। मैंने दो पॉइंट ले लिए, ठीक है। दो पॉइंट ऐसे लिए जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसका मुझे इंक्रीजिंग किस में पूछा है, रियल नंबर्स में, और x2 जो है x1 से बड़ा है, ठीक है। अगर x2 x1 से बड़ा है तो अगर मुझे ये मिल जाएगा कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1 देन वी कैन से दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो अब क्या करें, अब मुझे चाहिए 3x + 17 की फॉर्म, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x2 है, दिस इज x1 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई थिंक इस इनइक्वालिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को किसी भी इनइक्वालिटीज़ के दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को, ये ध्यान रखना। +17 है, मैं दोनों तरफ 17 को ऐड भी कर सकता हूँ, तो दिस बिकम योर 3x2 + 17 इज ग्रेटर देन 3x1 + 17, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ मेरा, अब अगर मुझे यहाँ से fx2 निकालना हो तो एक्चुअली में क्या होगा, जहाँ x2 रख दो 3x2 + 17 ही तो होगा। तो इट मीन दिस इज योर fx2 इज ग्रेटर देन, ये क्या होगा, दैट इज योर fx1। यही तो बोलता है मेरा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन यही तो बोलती है कि देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि fx इज इंक्रीजिंग, तो है ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसने बोला इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिख सकते हो इंक्रीजिंग इन, किस में इंक्रीजिंग होगा, इन R, fx इज इंक्रीजिंग इन R, और वी कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, अब बहुत आसान है, देखो सेकंड जिससे हम करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को, fx मुझे गिवन है 3x + 7, ठीक है। अब मैं सबसे पहला काम f' निकालता हूँ, यानी dy/dx मैंने निकाला, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला इसका। 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3, + 7 का क्या होगा, दैट इज 0, इट मीन दैट इज इक्वल टू 3। तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये सुनो, ये अगर 3 एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल आया है मेरा, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, यही तो हमने सीखा था कि किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या बोलूँगा उसको, दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आई थिंक आसान है, समझ में आया, तो हम इसी मेथड को प्रिफेयर करके चलेंगे, ठीक है। सेकंड देखो इसका, e⁻²2x शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन R, तो मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख दो यहाँ पे। तो फंक्शन मुझे दिए fx इज इक्वल टू e⁻²2x, fx इज इक्वल टू e⁻²2x, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम वही करते हैं,
एफ डैश एक्स निकालो, ई रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर 2x ही होता है, इन टू पावर 2x का करोगे तो दैट इज 2, तो दिस बिकम योर ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर 2x। हम सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैं बोल सकता हूं कि वी न्यू ई रेज टू पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट मीन्स 2 रेज टू पावर ax इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और वी कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल r, और वी कैन से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड। आई थिंक समझ में आया होगा, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, show that the function given by fx is sin x is increasing in this, decreasing in this and neither increasing nor decreasing in 0 to pi। फर्स्ट पार्ट का देखो, इसको मुझे फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू साइन एक्स, अब कुछ पर्टिकुलर इंटरवल दिए हैं इसने भाई, तो सबसे पहला काम हमारा वही होना चाहिए, एफ डैश एक्स निकाल लो। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स। अब फर्स्ट इंटरवल है 0 से π/2, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन इंटरवल cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो। cos x तो मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो वी कैन से एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। आई थिंक ये तो लिख सकते हो, इजी है, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवल बोला इसने π/2 से पाई, तो देखो एफ डैश एक्स तो वही रहेगा बी पार्ट के लिए, एफ डैश एक्स तो मेरा क्या रहेगा, वही रहेगा भाई, कॉस एक्स ही होगा, ठीक है। अब मेरा जो इंटरवल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब मुझे दिया है π/2 से पाई के बीच में दिया हुआ है, π/2 से पाई के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी समझेंगे फंक्शन को, ठीक है। पहले मेथड से कर रहे हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, x cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर ऐसा है तो इट मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, अगर ये ऐसा है तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। समझ में आया, आसान है, ठीक है। लास्ट थिंग सी पार्ट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। अब देखो 0 to π मतलब इन दोनों इंटरवल को कंबाइन कर दिया इसने, इस इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग था, इसमें ये डिक्रीजिंग था, तो इन दोनों को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो ये क्या बनेगा, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर ये डिक्रीज हो रहा है, तो ना इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है, इसका मतलब सिंपली आप बोल सकते हो फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π, दैट्स इट, ठीक है। कैसे आया उसकी बात समझो, देखो मैंने बोला ग्राफिकली बताऊंगा। तो अब ये मेरा फंक्शन जो है ये है साइन एक्स, तो इसको मैं दोनों तरीके से समझते हैं। पहले मैं फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, देखो साइन एक्स का ग्राफ हम सबको पता है कैसे बनता है, 0 से ये कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे बनता है, ये सुनो, ये होता है मेरा 0, ये पिक पे होता है जहाँ पे 1 वैल्यू होती है, दिस π/2, और ये मेरा पॉइंट होता है पाई का, दिस इज योर 3π/2 एंड दिस इज योर 2π, बट मुझे तो सिर्फ पाई तक की बात करनी है, ठीक है। तो अगर मैं, ये किसका ग्राफ है मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो इस फंक्शन के लिए देखो फर्स्ट इसने बोला 0 से π/2, 0 से π/2 मीन्स इस इंटरवल में है, ये मेरा फंक्शन क्या है, दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, साफ दिख रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफिकली मैं बता सकता हूँ कि π/2 से पाई तक ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहले 2 पॉइंट तो ये हो गए, तीसरा 0 से पाई, यानी अब तीसरे में इसने क्या किया, अब पूरा इंटरवल ले लिया इसने, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इंटरवल इसने ले लिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा था, फिर ये डिक्रीज कर रहा था,
तो इसका मतलब ये इसमें इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दैट्स इट, बस यही था। ठीक है, अब यहीं पे इसके डेरिवेटिव का ग्राफ बनाता था मैं। ठीक है, डेरिवेटिव मीन्स कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे होता है। अब देखो इस वाले पोर्शन के लिए मेरा डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे ये नहीं देखना कि नीचे जा रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, नहीं भाई, डेरिवेटिव का ग्राफ है ये इसके, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है मेरे पास। तो इसमें सिर्फ मुझे पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो इस वाले पोर्शन यानी 0 से लेकर के π/2 तक तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग था, वही मैंने बोला। π/2 से यहाँ पे मेरा पाई होगा कहीं, इस पोर्शन के लिए नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ये क्या हुआ, मेरा डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, मेरा डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बस समझ में आया थी, आसान है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके। ठीक है, इंटरवल फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इंटरवल निकालना, जब वो इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक्स आपको पता लग गया कि कैसे करना है। ठीक है, तो कल हम इनकी बात करेंगे, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके। अभी के लिए थैंक यू।